जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो बात हम करने जा रहे हैं ये कंसेक्यूटिव वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हम 1 से लेके जो 5 तक जो है मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले, यानी 1 से लेके 5 वीडियो तक हम बना चुके हैं। इसके अंदर हमने 100 एमसीक्यूज जो है वो कवर किए थे। अब 6 वीडियो है, तो 6 वीडियो में ऑब्वियसली हम 101 से 120 तक एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है, एन इंडस्ट्री विद ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। देखिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आते ही परफेक्ट कंपटीशन जो है वो निकल गया गेम से, ठीक है जी। एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट और एंट्री भी फ्री हो। अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट से मोनोपोलिस्टिक आपके जहन में परफेक्ट कंपटीशन आता है, लेकिन जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आती है तो फौरन एक स्टेप आगे चले जाते हैं और हम कहते हैं कि ये फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है। क्वेश्चन नंबर 102, ओनरशिप ऑफ एन ओनली लाइसेंस ऑफ इनपुट क्रिएट। अगर आप सिर्फ एक ही कंपनी को लाइसेंस दे देते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग का या किसी चीज की सेलिंग का, व्हाट टाइप ऑफ बैरियर, तो जनाब कोई दूसरा करेगा तो वो कानून की खिलाफवर्जी करेगा, लिहाजा ये लीगल बैरियर है और ये लीगल मोनोपोली क्रिएट करेगा। क्वेश्चन 103, if the technology for producing a good enables one firm to meet entire market demand at a lower price than two or more firm could, then the firm has। अगर एक ऐसी फर्म है जो कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके जो है वो लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट को ऑफर कर सकती है, तो ऐसी सूरत हाल को हम क्या कहेंगे, दिस इज द नेचुरल मोनोपोली। यकीनी तौर पे एक बड़ा प्लांट लगाया है, एक बड़ी मशीनरी और इक्विपमेंट लगाया है, और पिछली वीडियो में ये बात आई थी कि अगर इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो और उसके बाद आपका पहला यूनिट लो कॉस्ट प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से, और तो हम इसको कहते हैं ये नेचुरल मोनोपोली है, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम एनर्जी सेक्टर की मिसाल दी थी, पावर प्रोडक्शन की मिसाल दी थी आपको, तो इसको हम कहेंगे है नेचुरल मोनोपोली। क्वेश्चन 104 है, फर्म्स फेस कंपटीशन व्हेन द गुड दे प्रोड्यूस। जबकि एक गुड वो प्रोड्यूस करते हैं वो एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूशन है, तो हमेशा मुकाबला इस बुनियाद पे ही होता है कि अगर प्रोडक्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो। अगर सब्स्टिट्यूशन ना हो तो फिर तो अपनी अपनी मार्केट में लहदा बेचो, अपने अपने सेगमेंट ऑफ मार्केट को कवर करो, ठीक है जी। तो यही बात है, वो सब्स्टिट्यूट है। यूनिकनेस को यहाँ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यूनिक हो गया फिर तो होमोजेनियस हो गया, ठीक है जी। तो फिर वो कंपटीशन की ही जरूरत नहीं रहेगी, फिर तो हर चीज एक जैसी हो जाएगी। और अगर आप कहेंगे इज इन अ मार्केट विद नेचुरल बैरियर्स, तो नेचुरल बैरियर्स आप जानते हैं पिछली स्लाइड पे बात हुई थी, वो और चीज है, और लीगल बैरियर भी सबसे पहला एमसीक्यू इस वीडियो का था। क्वेश्चन 105, मोनोपली इज अ मार्केट विद। मोनोपली एक ऐसी मार्केट है, कैसी मार्केट है जिसमें नो बैरियर टू एंट्री होते हैं। नहीं यार, इसमें तो बैरियर होते हैं। मोनोपली से दूसरों को कहाँ आने जाता है, मैनी सब्सिट्यूट, गलत बात है, कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, मैनी सप्लायर नहीं होते, सिर्फ वन सप्लायर होता है, इसलिए तो मोनोपली है। अगर ज्यादा सप्लायर हो तो मोनोपली किस बात की हुई। क्वेश्चन 106 क्या है जी, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर मोनोपली इज, मोनोपली की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय स्मॉल फर्म्स। देखिए ये तो कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं है और ना ही इसका कोई तुक बनता है यहाँ पे। देर आर सेवरल क्लोज सब्स्टिट्यूशन, क्लोज सब्स्टिट्यूशन तो मोनोपली किस बात की है। देर इज अ यूनिक प्रोडक्ट एंड विद नो सब्स्टिट्यूशन, एक यूनिक प्रोडक्ट हो और उसका कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो तो ही मोनोपली बनेगी। क्वेश्चन 107, if demand for seller's product is perfectly elastic, which of the following is correct। तो perfectly elastic demand कर्व जो होती है वो इस तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, इसको हम AR कहते हैं, और ये आप जानते हैं किस पर्टिकुलर मॉडल में होता है। यू कैन इमेजिन दैट विच वन इज द पर्टिकुलर मॉडल। अच्छा, देयर इज नो इंसेंटिव टू सेल एट प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, तो इसके लिए इंसेंटिव ही नहीं, हमें उसको उस प्राइस से कम बेचना ही नहीं चाहिए। इट विल नॉट सेल एनी आउटपुट, इट विल नॉट सेल एनी आउटपुट एट ऑल
if it tries to price its product above प्रोडक्ट करेंगे बिल्कुल आपका माल नहीं बिकेगा, सही बात है, कभी भी नहीं बिकेगा, ठीक होगी बात। और कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप इसको इससे नीचे बेचें, क्यों बेचेंगे नीचे, नहीं बेच सकते आप, क्योंकि सब एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक प्राइस पे, तो ना तो इसको नीचे बेचने में इंसेंटिव है ना ये ऊपर जा सकती है। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब ये प्रोडक्ट चूंकि होमोजीनियस है लिहाजा लंबी और बड़ी तादाद में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्वेश्चन 108, परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म आर प्राइस टेकर्स बिकॉज, तो प्राइस टेकर्स क्यों है, ईच फर्म इज वेरी लार्ज, नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, बहुत सारी फर्म्स होती हैं ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज होती हैं। देयर आर नो गुड सब्स्टिट्यूट फॉर देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का ऐसा भी कोई मसला नहीं, बल्कि इसकी वजह ये कि दे ऑल प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो चूंकि वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाती हैं लिहाजा फैसला सिर्फ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व करती है कि इसकी प्राइस कितनी होगी, दैट इज व्हाई दे आर प्राइस टेकर। क्वेश्चन 109, a large number of sellers all selling an identical product, जब बहुत सारे sellers हैं और identical product बेच रहे हैं, homogeneous product बेच रहे हैं, तो फिर horizontal market supply कर्व, तो ऐसी सूरत में आपकी सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वो तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को आप कहते हैं, वो तो बिल्कुल रवायती सप्लाई कर्व की तरह की होती है। लार्ज लॉसेस बाय ऑल सेलर, ये भी कंफर्म बात नहीं, तो सारे ही नुकसान में जाएंगे तो भाग जाएंगे। कारोबार होता है किससे, द इनएबिलिटी ऑफ एनी सेलर टू चेंज द प्राइस, ये हो सकता है किसी भी सेलर में वो एबिलिटी नहीं है कि वो प्राइस को चेंज कर सके, दिस इज व्हाट द एक्चुअली वी मेंट। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 110, ए प्राइस टेकर फर्म, जो प्राइस टेकर फर्म होती है, कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, बिल्कुल ये इफेक्ट नहीं कर सकती, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। बी टॉक्स टू राइवल फर्म्स टू डिटरमिन बेस्ट प्राइस फॉर ऑल ऑफ देम, नहीं प्राइस को मुतासिर कर नहीं सकती, यूनियनाइज वो हो नहीं सकते क्योंकि नए लोग आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं और तादाद में बहुत ज्यादा है। सेट प्रोडक्ट प्राइस टू वट एवर लेवल द ओनर डिसाइड, नो डिसाइड कर ही नहीं सकते, वो तो प्राइस टेकर है, ठीक है जी। आस्क गवर्नमेंट टू सेट द प्राइस, तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में मोस्ट ऑफ मॉडल में सपोज किया जाता है देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, लिहाजा ए ऑप्शन ही हमें माननी पड़ेगी। क्वेश्चन 111, which of the following are express relationship between average cost and marginal cost, देखिए एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप बारहा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट होता है मार्जिनल कॉस्ट से कट करता है, जहां वो डिक्रीज हो रहा होता है इससे नीचे होता है, जहां इंक्रीज हो रहा होता है इससे अबव होता है, तो इस तरह ऑप्शन जो है वो क्या हो सकती है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो, बिल्कुल ठीक है, एवरेज कॉस्ट फॉल पर है मार्जिनल कॉस्ट बिलो है, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजिंग राइज करता है मार्जिनल कॉस्ट इज अबव, ये भी बात ठीक होगी, ये भी ठीक, ये भी ठीक, और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एसी इज, जहां पे ये रुकता है वहां पे आके इसका मिनिमम हो जाता है, तो ये हो गया जी इसका क्या जी, ऑल ऑफ अबव, जहां पे हम एसी को रोकते हैं नहीं एवरेज कॉस्ट को रोकते हैं क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट होता है कि इससे आगे हमने नहीं जाना, तो ये जो है इसके बराबर हो जाता है। क्वेश्चन 112, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज द एंट्री ऑफ न्यू फर्म द मोस्ट डिफिकल्ट, यानी नई फर्म का आना मुमकिन ही नहीं है, मुश्किल हो जाता है, तो वो मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोलिस्ट अपनी मार्केट में दूसरों को घुसने नहीं देता, ओलिगोपोलिस्ट में मुश्किल होती है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी मुश्किल होती है, और प्योर कंपटीशन में कोई भी मुश्किल नहीं होती, लिहाजा ए ऑप्शन पिक करेंगे हम डिफिकल्टी के एतबार से। ए वन फर्म इंडस्ट्री इज नोन एज, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां एक ही फर्म है, वही फर्म है वही इंडस्ट्री है, यानी पूरी इंडस्ट्री में एक ही फर्म है, जैसे पाकिस्तान रेलवे है तो एक पाकिस्तान रेलवे फर्म है और वही इंडस्ट्री है, तो ऐसी सूरत को हम प्योर मोनोपोली का नाम दे सकते हैं, तो वही फर्म है वही इंडस्ट्री। क्वेश्चन 14, an industry comprised of very large number of sellers producing standardized product known as, तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचती हैं तमाम फर्म्स,
सारी की सारी फर्म स्टैंडर्डाइज्ड एक जैसा प्रोडक्ट बेचती हैं, तो वो प्योर कंपटीशन ही हो सकता है जहां होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है। क्वेश्चन 115, an industry comprised of small number of firms, each of which consider potential reaction of their rivals in making price, output and decision making। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां बहुत सारी फर्म्स हैं, उनके पास पोटेंशियल है रिएक्शन करने का मेकिंग प्राइस आउटपुट डिसीजंस के अंदर, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम जो है क्या कह सकते हैं, देखिए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स है। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स किस इंडस्ट्री में होते हैं, ज़ाहिर है परफेक्ट कंपटीशन में हो नहीं सकते, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ज्यादा होते हैं, तो सीधा शक जाता ओलिगोपोली पे जहां पे उन्हें इख्तियार हासिल है, ठीक है जी, रिएक्शन करने का टुवर्ड्स। और आल दो उनके फैसले बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी होते हैं, लेकिन फिर भी स्मॉल नंबर ऑफ फर्म जो है वो ओलिगोपोलिस में ही होती है। क्वेश्चन 116, क्वेश्चन 116 कहता है इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए बात ये है कि अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स को हम तीन कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। एक एक हम इनपुट लगाते हैं, रिटर्न्स पढ़ते हैं, हम इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। किसी एक जगह पे थोड़ी देर के लिए हम लगाते हैं, इनपुट बढ़ाते हैं, लेकिन रिटर्न्स हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स। लेकिन फिर उसके फौरी बाद पे क्या होता है कि ये गिरना शुरू हो जाते हैं, तो हम इनपुट लगाते हैं और रिटर्न्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं या डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसी की बात हो रही है, सिचुएशन जहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, लेकिन इसका जो कॉस्ट रिलेशनशिप जब देखते हैं तो जब हर फैक्टर पहले से ज्यादा आउटपुट दे रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे हैं, तो कॉस्ट कम होती चली जाती है। फिर जहां पे वो रुकती है थोड़ी देर के लिए, वहां पे मिनिमम होती है। और फिर जब हर इनपुट यूनिट पहले से कम प्रोडक्शन देता है, डिमिनिश होता है, तो कॉस्ट बढ़ना शुरू कर देती है। तो लिहाजा अगर ऐसी ही सूरत हाल है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन है 116, इसकी एक एक ऑप्शन को जब हम कंसीडर करते हैं, तो जो हमारे सामने करेक्ट ऑप्शन आता है वो है आपका कि मार्जिनल कॉस्ट राइज होना शुरू हो जाती है जब आपके हर फैक्टर पहले से कम रिटर्न देता है। तो देखिए अगर डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो वो एक अलग मामला है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक होती है किसी चीज को दूसरी से सब्स्टिट्यूट करना, तो वो एक अलग मामला है, इसको नॉन इशू ही रखिए। द रेशियो ऑफ फिक्स कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट, तो रेशियो ऑफ फिक्स कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट जो है अगर आप निकालते हैं तो वो बेसिकली आपके और इशू में आती है, जहां पे आप रिलेशनशिप देख रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट वगैरह का, वो यहाँ नहीं है मैटर। एवरेज फिक्स कॉस्ट टू डिक्रीज, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो मामला है उसको हम जो है आम तौर पे यहाँ पे नहीं ला सकते। उसकी वजह ये है कि हमारा फौरी तौर पे क्विक रिएक्शन वाला ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमें हर आने वाला यूनिट पहले से ज्यादा कम प्रोडक्शन देगा, सॉरी, तो हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ना या मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये ऑप्शन उससे बेहतर है। क्वेश्चन 117, क्वेश्चन 117 ये कहता है कि if we increase input of a firm and return is less than potential increase। देखिए यहाँ पे तीन तरह के रिस्पॉन्सेस पेश नजर में रखता हूँ हमेशा। एक ऐसी सूरत हाल है कि मैं इनपुट लगाता हूँ, उसके जवाब में प्रोडक्ट फैक्टर या कह लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन से मुझे आउटपुट मिलती है। तो जिस रेशियो से मैं इनपुट लगाता हूँ उसी रेशियो से मुझे आउटपुट मिलती है, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट रिटर्न एप्लीकेबल है। लेकिन जिस रेशियो से मैं इनपुट लगाता हूँ ये उससे कम है, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न काम कर रहा है, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न। और जिस रेशियो से मैं इनपुट लगाता हूँ आउटपुट उससे ज्यादा रेशियो से आती है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन इनपुट ऑफ द फर्म द रिटर्न इज लेस देन द पोटेंशियल। तो लेस देन द पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो यही इसके पास ही ऑप्शन पड़ा हुआ है, सी ऑप्शन, इसको पिक कर लेना चाहिए बिल्कुल बेफिक्र होके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि द equilibrium of a firm in perfect competition price is equal to marginal cost means। तो इसका मतलब जो है वो क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो ऐसी जगह पे हुआ है
जहां पर के आप इसी को प्राइस भी कहते हो, यानी एवरेज रेवेन्यू भी है, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी है। और मार्जिनल कॉस्ट इसको यहाँ पे कट करती है, इसका मतलब है ये इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये इसकी आउटपुट यहाँ पे डिटरमिन हो गई। तो ऐसी सूरत में इंक्रीज इन आउटपुट अंटिल प्राइस हैज राइजन टू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या आप आउटपुट बढ़ाते रहोगे जब तक के तुम्हारी प्राइस इक्वल ना हो जाए किसके, मार्जिनल कॉस्ट के, किसके इक्वल ना हो जाए, मार्जिनल। तो देखिए प्राइस कहाँ राइज करती है, प्राइस तो यहाँ पे सॉरी तो प्राइस कहाँ बढ़ती है, प्राइस तो यहाँ पे क्या होती है, प्राइस तो यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। तो प्राइस कहाँ बढ़ती है, प्राइस तो कांस्टेंट है, तो आप कहते हैं प्राइस हैज राइजन, प्राइस नहीं राइज करती। अच्छा, इंक्रीज आउटपुट अंटिल प्राइस हैज फॉलन, प्राइस फॉल भी नहीं करती, प्राइस तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रहती है थ्रू आउट, अगर $10 है तो 10 ही रहेगी। इंक्रीज आउटपुट अंटिल मार्जिनल कॉस्ट, फिर इंक्रीज आउटपुट अंटिल मार्जिनल कॉस्ट फॉलन, मार्जिनल कॉस्ट फॉल नहीं करती, बल्कि मार्जिनल कॉस्ट तो हर अगले यूनिट पर पहले से ज्यादा हो रही है, लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे। तो ना तो प्राइस राइज करती है, ना प्राइस फॉल करती है, ना मार्जिनल कॉस्ट फॉल करती है, तो राइज करती है। इंक्रीज आउटपुट अंटिल मार्जिनल कॉस्ट एट राइजन इक्वल, कि वहां तक बढ़ाएंगे जहां तक मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते 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 इक्वल हो जाए प्राइस के, यानी ए आर के, चूंकि वही आपका एम आर है, और कंडीशन अचीव हो जाएगी एम सी इक्वल्स टू एम आर एट द पॉइंट ई। सो दिस इज व्हाट द डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाल दो कि मैं गलती से बटन दबा गया और आप पहले ही इसको देख चुके हैं, येट दैट को भी बताना जरूरी। अब आ गया 119 गिवन all of the options are related to perfect competition industry except एक नहीं है, बाकी सारे perfect competition के साथ related है। there are many firms, बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं। the firm produce homogeneous product, that is any firm produces a perfect substitute, बिल्कुल ठीक है जी। there is extremely price competition among, no there is no price competition, price is same, so लिहाजा इसको निकाल देते हैं, सी ऑप्शन भी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, The production function describe connection between input and output। अभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन बनाया था, लिंक करता है इनपुट को आउटपुट के साथ, बिल्कुल ठीक है। हाउ मच आउटपुट यू विल गेट फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, कि तुम इनपुट लगा के कितनी आउटपुट लेते हो, यही तुम्हें देखना है, तो ये बात भी ठीक है। द लेवल ऑफ आउटपुट दैट फर्म शुड ऑप्टिमली प्रोड्यूस एट ईच प्राइस, तो अगर प्राइस का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्शन के साथ है, और प्रोडक्शन के अंदर प्राइस को हम शामिल नहीं करते, वो तो फॉर्म इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। और प्रोडक्शन फंक्शन जो है इट कनेक्ट फैक्टर इनपुट विद आउटपुट, देयरफॉर हम डी ऑप्शन को पिक करेंगे और 120 का आंसर डी होगा। और यहाँ पे आके हमने 120 क्वेश्चन का जो टारगेट रखा था अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव कर लिया। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।